विधि एवं विधि का के सिद्धांत। प्रश्न 12वां, पेज नंबर 57। प्रश्न 12वां, स्वामित्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके लक्षणों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व एवं कब्जा में मतभेद कीजिए। उत्तर। स्वामित्व। विधि शास्त्रियों ने स्वामित्व को भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तित किया है। प्रायः सभी विविधता यह स्वीकार करते हैं कि समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक प्रबल तथा पूर्णतम होता है। मार्कबी के अनुसार किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह दिखाता है कि उस वस्तु से संबंधित सभी अधिकार उस व्यक्ति में निहित हैं। इसलिए स्पष्ट है कि स्वामित्व किसी व्यक्ति एवं किसी वस्तु के बीच ऐसे संबंधों का प्रतीक है जो उस वस्तु से संबंधित सभी अधिकार उन व्यक्तियों में निहित करता है। मार्कबी स्वामित्व को अधिकारों का समायोजन मात्र न मानते हुए इसे एक स्वतंत्र व्यापक अधिकार के रूप में मान्य करते हैं। हिब्स के विचार से स्वामित्व के अंतर्गत 4 प्रकार के अधिकार सम्मिलित होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, वस्तु के उपयोग का अधिकार। पॉइंट नंबर 2, दूसरों को उस वस्तु के उपार्जित करने का अधिकार। तीसरा, उस वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। चौथा, उस वस्तु के व्यय का अधिकार। ऑस्टिन ने स्वामित्व की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की वस्तु से अनिश्चित, वयन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से सम्मिलित है। ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा वास्तविकता के निकट होते हुए भी अपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि वर्तमान समाज में स्वामित्व संबंधी अनेक ऐसी जटिलताएं हैं जिनका समाधान ऑस्टिन की परिभाषा में नहीं मिलता है। सामंड के अनुसार स्वामित्व व्यापक रूप में व्यक्त तथा उस व्यक्ति को किसी वस्तु पर प्राप्त अधिकार के प्रारंभिक संबंध को व्यक्त करता है। सामंड के मतानुसार इस व्यापक अर्थ में स्वामित्व के सभी प्रकार के अधिकार सम्मिलित होते हैं, चाहे वे संपत्तिक हो या वैकल्पिक, चाहे वे स्वयं संपत्तिक हो या पर संपत्ति, चाहे वे लोक लक्षीय हो या व्यक्ति लक्षीय। हॉलैंड के अनुसार स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है। हॉलैंड के अनुसार स्वामी को स्वामित्व में के पदार्थ पर निम्नलिखित 3 अधिकार होते हैं। पॉइंट नंबर 1, कब्जा। पॉइंट नंबर 2, उपयोग। पॉइंट नंबर 3, वयन। आधुनिक समय में सामाजिक संगठन और आर्थिक संबंधों के जटिल रूपों को देखते हुए स्वामित्व शब्द को विस्तृत और व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सामंड की परिभाषा सर्वाधिक स्वीकार्य प्रतीत होती है। स्वामित्व के लक्षण। स्वामित्व के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण होते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्वामित्व या तो पूर्ण होता है या सीमित होता है। जब एक ही वस्तु या संपत्ति के अनेक सहस्वामी होते हैं तो प्रत्येक स्वामी का अधिकार दूसरे सहस्वामी के अधिकार द्वारा सीमित होता है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय संकट काल में भी स्वामित्व सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए युद्ध काल में सेना के लिए भवनों को अर्जित किया जा सकता है। स्वामी को अपने स्वामित्व के उपयोग के लिए राज्य को
कर भी देना पड़ता है, अतः कर भी स्वामित्व को सीमित करता है। चौथा, कोई भी स्वामी अपने स्वामित्व के अधिकार का उपयोग इस प्रकार नहीं करता है जिससे दूसरे स्वामी के अधिकार का उल्लंघन हो। उसे अपने अधिकार का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे अन्य लोगों को क्षति न पहुँचे। पॉइंट नंबर 5, स्वामी को यह भी स्वतंत्रता नहीं है कि जिस तरह चाहे उस तरह अपनी संपत्ति को हस्तांतरित करे। वह अपने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी संपत्ति को कभी हस्तांतरित नहीं कर सकता है। छठवां, विधि के अंतर्गत नाबालिग अथवा पागल व्यक्ति स्वार्थ संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि विधिक धारणा यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने कार्यों की वास्तविक प्रकृति तथा उसके परिणामों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। सातवां, स्वामित्व स्वामी की मृत्यु के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है। यह स्वामी के उत्तराधिकारियों के हाथ में चला जाता है। स्वामित्व के अधिकार। स्वामित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1, मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व। पॉइंट नंबर 2, न्याय स्वामित्व तथा हित प्रदत्त स्वामित्व। एकल स्वामित्व तथा सह स्वामित्व, निहित स्वामित्व तथा श्रमाश्रित स्वामित्व। पहला, अमूर्त तथा मूर्त अमूर्त स्वामित्व। किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं पर प्राप्त स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व कहते हैं। पार्थिव वस्तु से आशय उन वस्तुओं से है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा, परखा या स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि, मकान आदि। पोलाक के द्वारा अनुसार अमूर्त स्वामित्व के आशय पार्थिव वस्तुओं के वैध उपयोग के पूर्ण अधिकार से हैं। किसी व्यक्ति के अधिकारों का स्वामित्व अमूर्त स्वामित्व कहलाता है। अधिकार व्यक्तित्व, संपत्तिक, लोक लक्षी या व्यक्ति लक्षी किसी भी स्वरूप का हो सकता है। अधिकार एक इस प्रकार की अमूर्त कल्पना है जिसकी अनुपूर्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए कॉपीराइट अमूर्त स्वामित्व की विषय वस्तु कोई पार्थिव वस्तु नहीं है होती है, बल्कि अधिकार जैसे अमूर्त प्रकटना होती है। दूसरा, न्याय स्वामित्व तथा हित प्रदत्त स्वामित्व। संपत्तियों के न्याय स्वामित्व का उदाहरण है। न्याय की गई संपत्तियों पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक तरफ तो न्यायी का उस संपत्ति पर स्वामित्व होता है तथा दूसरी तरफ हितग्राहियों को भी उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। न्याय की गई संपत्ति पर न्याय के स्वामित्व को न्याय स्वामित्व कहते हैं एवं उसी संपत्ति पर हिताधिकारी के स्वामित्व को हितप्रद स्वामित्व कहते हैं। न्यासी का स्वामित्व हिताधिकारी के कल्याण के लिए ही होता है, अतः न्यासी नाम मात्र का स्वामी होता है एवं वह न्यायस्थ संपत्ति का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए नहीं कर सकता है। न्यायस्थ संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व हिताधिकारों में निहित होता है। पॉइंट नंबर 3, विधिक स्वामित्व तथा सामयिक स्वामित्व।
जिस स्वामित्व का उद्भव सामान्य विधि द्वारा होता है उसे विधिक स्वामित्व कहते हैं तथा जिस स्वामित्व का उद्भव सामान्य के नियमों से हुआ है उसे सामयिक स्वामित्व कहते हैं। सामयिक स्वामित्व को केवल चार्ल्स न्यायालय ने ही मान्यता प्रदान की थी। उदाहरण के लिए किसी न्यायाधीश का स्वामित्व विधिक स्वामित्व होगा, बल्कि हिताधिकारी का स्वामित्व सामान्य द्वारा होने की वजह से सामयिक स्वामित्व कहा जाता है। चौथा, एकल स्वामित्व तथा सह-स्वामित्व। यदि स्वामित्व का अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होता है तो इस प्रकार का स्वामित्व एकल स्वामित्व कहलाता है। यदि स्वामित्व का यह अधिकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप में निहित होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक का स्वामित्व